तब यहाँ सारे पुलिस वाले ग्योल और हॉबिन के साथ मिलके गैंगस्टर्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर तभी हॉबिन और ग्योल को हान और योनू दिखाई देते हैं और हॉबिन ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है कि वो दोनों बिल्कुल ठीक है, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि शायद जिन्हो फिर से बच के निकल गया है। और ग्योल हान को मारने लगती है क्योंकि उसने फिर से अपनी जान जोखिम में डाली होती है। तब चैन पुलिस वालों को बताता है कि वो रिंग लीडर है और वो सरेंडर करने आया है। और हम देखते हैं उसके साथ जियान और सुक्योंग भी होते हैं। तब पुलिस वाले ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि वहाँ पर गैंगस्टर्स की जगह सिर्फ बच्चे हैं, जिस वजह से वो चेकिंग करने चले जाते हैं और वहाँ पर उन्हें सेओंगजुन के डबल के अलावा कोई नहीं मिलता। तब पुलिस वाले चैन को गिरफ्तार कर लेते हैं और हॉबिन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो लोग है कौन। ये लोग वही लोग हैं जिन्होंने सेओंगजुन की वो नकली वीडियोस बनाई थी और इनमें से एक पर्सन वो भी है जो कि सेओंगजुन की तरह एक्ट कर रहा था। तो ये सभी लोग जिन्हो के लिए काम करते हैं? नहीं, ये लोग वे के ग्रुप के लोग हैं। पर मुझे वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जिन्हो के साथ लड़ने के बाद मैं बेहोश हो गया था, जिस वजह से मुझे उसके बाद का कुछ भी नहीं पता है। पर इन लोगों ने मुझे बताया है कि सिचुएशन चेंज हो गई है और हम किसी की वजह से बच गए हैं। तब हमें यहाँ पर एक होटल दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्हो वे को लकी कह रहा होता है और हम देखते हैं जो बंदा उन्हें बचाने आया होता है वो और कोई नहीं बल्कि सीओ होता है, जिस वजह से जिन्हो बहुत ज्यादा शॉक होता है। तब हमें सीओ के बाद के आने का सीन दिखाया जाता है। तुम इन लोगों को मारने नहीं वाले हो ना? तब जिन्हो कहता है तुमने यहाँ पर इस तरह आके ही मुझे सरप्राइज कर दिया है और अब तुम मुझे ये कह रहे हो कि मुझे इन्हें मारना नहीं चाहिए। आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? तब सीओ कहता है पुलिस यहाँ के हर एक एरिया को छान रही है और ये पक्का हॉबिन का काम होगा, तो इसलिए अगर हम यहाँ पर किसी को मार डालेंगे तो पुलिस हम तक पहुँच जाएगी, क्योंकि ये लोग इतने भी कमजोर नहीं है कि पुलिस के आने तक हमें रोक ना पाए। तब जिन्हो कहता है तो आखिरकार अब तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? तब सीओ कहता है मुझे लगता है कि हमें इन्हें डिकॉयर्स की तरह यूज करना चाहिए। हम लोग वे की लाइफ के बदले में इन्हें सारा इंतजाम खुद पर लेने के लिए कहेंगे, जिस वजह से हम पुलिस से बच जाएंगे और यहाँ से बच के आराम से निकल जाएंगे। और हाँ, सेओंगजुन के बॉडी डबल, तुम्हें भी यहाँ पर इनके साथ ही रहना होगा, नहीं तो स्टोरी बिल्कुल भी मैच नहीं करेगी। और अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो तो मैं तुम्हें अभी के अभी मार सकता हूँ। तो चलो फिर अब तुम लोग चूज करो, क्या तुम अपने दोस्त को बचाना चाहते हो या फिर खुद मरना चाहते हो? तब वे के साथियों ने उसके खातिर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया होता है और वे को इसमें उसकी गलती लग रही होती है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है। तुमने आज तक इस तरह बीच में दखल अंदाजी नहीं की है, जिस वजह से मैंने इस बार तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग काम कर लिया है, पर इससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ है, तो इसलिए आज के बाद तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूँगा। तब सीओ जिन्हो से कहने लगता है कि उसे एहसास हो गया है कि आखिरकार वो हॉबिन से क्यों हारा था, जिस वजह से जिन्हो को एहसास हो जाता है कि अब सीओ कभी भी अपनी लाइन क्रॉस कर सकता है, जिस वजह से वो उसे उसकी जगह दिखाने का डिसाइड करता है और उससे पूछने लगता है कि क्या वो उसे गुस्सा दिला रहा है। पर तभी रूम सर्विस वाले खाना लेकर वहाँ पर आ जाते हैं और सीओ इस चीज के लिए जिन्हो से माफी मांगता है और खाना खाने बैठ जाता है। तब जिन्हो सीओ से पूछने लगता है कि आखिरकार उसने वे को क्यों बचाया है, जिस वजह से सीओ बताता है कि उसे भी नहीं पता है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया है, बस उसे ऐसा लगता है कि अगर वो वे को ना बचाता तो उसके पास अभी खाना खाने के लिए कोई भी साथ नहीं होता। और हम देखते हैं सीओ ऐसा इस वजह से फील कर रहा होता है क्योंकि एक बार हॉबिन ने उसके साथ खाना खाया होता है, जिस वजह से वो उस फीलिंग को दोबारा से फील करना चाह रहा होता है। तब हम यहाँ पर हॉबिन यू कंपनी का हेडक्वार्टर्स देखते हैं जहाँ पर उन्होंने सेओंगजुन की मौत की सच्चाई सबके सामने ला दी होती है, क्योंकि अब उनके ऊपर वो फेक वीडियो वाली तलवार नहीं लटक रही होती है। अब आखिरकार हमने सच सामने ला दिया है और हमें उस वीडियो पर काफी अच्छे रिएक्शंस भी मिले हैं क्योंकि हमारे पास क्लियर प्रूफ्स थे। पर आखिरकार क्यों मुझे ये सब कुछ करके अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, पर फिर भी मुझे खुशी है कि सब लोग सेफ हैं और कोई भी इस बार सीरियसली इंजर्ड नहीं हुआ है। तो सभी लोग इस वजह से बहुत ज्यादा खुश होते हैं और यहाँ योनू अपनी ट्रेनिंग पर फिर से जुट गया होता है क्योंकि वो अभी भी कमजोर होता है। तब वहाँ पर रूमी भी आ जाती है और रोते हुए हान को गले लगा लेती है क्योंकि उसे हान की बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है। पर तब हान उसे शांत रहने के लिए कहते हैं क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो गया होता है। तब हान, ग्योल और रूमी वहाँ से जाने लगते हैं, पर स्नैपर और गायोल उन्हें रुकने के लिए कहते हैं क्योंकि अभी अभी वीडियो की वजह से बाहर उन्हें कोई भी रोक सकता है। पर तभी वो लोग देखते हैं कि उनके ऑफिस का दरवाजा अचानक से खुल गया है और हम देखते हैं वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि वे आ जाता है, जिसे देखकर हान को गुस्सा चढ़ जाता है और वो वे की तरफ बढ़ने लगता है। पर तभी हॉबिन सबको बताता है कि उसने ही उसे वहाँ पर बुलाया है और वो वे का एनिमी टेरिटरी में स्वागत करता है। तब हान हॉबिन से पूछने लगते हैं कि आखिरकार उसने उस घटिया इंसान को वहाँ पर क्यों बुलाया है और वे रूमी और गायोल को हेलो कहने लगता है, जिस वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो उन्हें कैसे जानता है। पर तभी हान वे को पीछे की तरफ धकेल देता है और उसे वहाँ पर किसी भी लड़की के साथ बात करने से मना करता है और धमकी देता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो उसकी जीभ बाहर निकाल देगा। मुझे गलत मत समझो, मैं तो बस हाय कह रहा था और हाँ, मैं यहाँ पर कोई पंगा लेने नहीं आया हूँ, तो इसलिए हॉबिन क्या तुम इसे संभाल सकते हो? हान शांत हो जाओ क्योंकि मैंने सारी चीजों पर काबू पा लिया है और ये इस वजह से है क्योंकि मेरे पास ये फोन है। आखिरकार तुम्हारे पास ये फोन क्या कर रहा है? क्योंकि ये तो मेरे दोस्त चैन का फोन है। आखिर
आखिरकार तुमने उनके साथ क्या किया? ये अच्छी बात है कि मुझे वहाँ पर ये फोन मिल गया और मुझे लगा ही था कि इसके लिए इसके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिस वजह से अब हम बिजनेस की बात कर सकते हैं। जरा शांत हो जाओ, यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है। मैंने बस इस फोन का इस्तेमाल इस वजह से किया है क्योंकि मुझे तुम्हें यहाँ पर बुलाने का बस एक रीजन चाहिए था। आखिरकार तुम मुझे यहाँ पर क्यों बुलाना चाहते थे? क्या तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है? मैंने तुम्हें यहाँ पर बस जिन्हो की वजह से बुलाया है। तो गायोल पेन लेके वे को मारने के लिए तैयार होती है, जिस वजह से हॉबिन उसे रुकने के लिए कह रहा होता है और ग्योल भी वे के दांतों को निकाल के उसे टॉर्चर करना चाह रही होती है ताकि वो जिन्हो ली के खिलाफ उसकी रिकॉर्डिंग कर सके। पर हॉबिन उसे ऐसा करने से मना करता है, जिस वजह से ग्योल वे का हाथ काटने के बारे में कहने लगती है। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। चाहे हमें ऐसा लग रहा है कि हम जिन्हो को पकड़ने के करीब पहुंच रहे हैं, पर फिर भी हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी पावर को एक्सपैंड करने के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहा है और उन लोगों को इग्नोर कर रहा है जो कि उसे ट्रैक कर सकते हैं। जिस वजह से मैं वे को एक ऑफर देना चाहता हूँ। मुझे पता है कि वे के ग्रुप ने बहुत सारी गलत चीजें की हैं, पर इस टाइम जिन्हो हमारी प्रायोरिटी है, जिस वजह से मैं चाहता हूँ कि वे वहाँ पर रहकर हमें उनकी सारी खबर दे। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं अपनी जान खतरे में डालूं? मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला और मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा जैसे कि मैंने ये सुना ही ना हो। मैंने अभी तुम्हें अपनी पूरी डील नहीं बताई है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये करके रहोगे क्योंकि इसके जरिए तुम अपने दोस्तों को बचा सकते हो। मैं फ्लेक्स करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, पर मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे पास बहुत सारे कनेक्शंस हैं। तो चलो आओ, मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ और ये वीडियो तुम्हारे उन दोस्तों की है जो कि इस टाइम जेल के अंदर बंद हैं। और अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके इन्हें बाहर निकलवा लूंगा। तो आखिरकार अब तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मेरा साथ दोगे? हॉबिन ने सच में एक ऐसा ऑफर दिया है जिससे मैं मना नहीं कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता था कि कनेक्शंस इतने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं और शायद इसी वजह से जिन्हो भी कनेक्शंस बनाने की कोशिश कर रहा है। जिन्हो अभी अभी एक पॉलिटिशियन से मिला है और जो हमने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट की थी वो भी इसी वजह से था ताकि हम उसके पॉलिटिकल फंड्स को ब्लैक से व्हाइट कर सकें। तो हॉबिन उस पॉलिटिशियन का नाम पूछने लगता है, पर वे को इस बारे में नहीं पता होता और स्नैपर को यकीन नहीं आ रहा होता कि टायसन का हाल देखने के बावजूद भी कोई जिन्हो के ऊपर भरोसा कर रहा है। और गायोल को भी लगने लगता है कि अगर जिन्हो कनेक्शन बनाने में कामयाब हो गया तो वो पहले की तरह सभी चीजों को मैनिपुलेट करने लगेगा। तो हॉबिन डिसाइड करता है कि वो किसी भी कीमत पर जिन्हो को पावरफुल होने नहीं देगा, जिस वजह से वो वे को वो सब कुछ बताने के लिए कहता है जो कि उसे जिन्हो के बारे में पता होता है। और यहाँ हम जिन्हो और डोंग सॉक को देखते हैं जिनसे मिलने असेंबली मैन जे आ गया होता है और जिन्हो कहने लगता है कि अगर उसने थोड़ा वेट किया होता तो वो उसे खुद मीटिंग के लिए बुला लेता। तो जे कहने लगता है कि ये उसकी गलती है कि उसने गैंगस्टर्स पर ट्रस्ट किया है, जिस वजह से अब वो उनके साथ कोई काम नहीं करना चाहता। क्या आपको पूरा यकीन है कि आप अकेले सक्सेसफुल हो सकते हैं? इलेक्शंस तो करीब आ रहे हैं ना, तो इसलिए आपको ध्यान से सोचना चाहिए कि आखिरकार आपने मेरी मदद क्यों मांगी थी और क्यों आप यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिलने आए हैं। तो क्या आपको अब भी लगता है कि जो आपने अभी अभी डिसीजन लिया वो सही है? रोम एक दिन में नहीं बना था, तो इसलिए आप थोड़ा समझिए और हमें कम से कम इसे ठीक करने का एक मौका जरूर दीजिए। तजे इसके बारे में सोचने का कहकर वहाँ से चला जाता है और डोंग सॉक जिन्हो से पूछने लगता है कि आखिरकार वो ऐसे पावरलेस पर्सन के अंदर इन्वेस्ट क्यों कर रहा है। डोंग सॉक, तुम्हें पता है कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? ये इस वजह से है क्योंकि हम बिना कनेक्शंस के बस थोड़ी दूर तक ही पहुंच सकते हैं और ऊपर से हमारे ऐसे दोस्त भी नहीं है जो कि पावरफुल हो। तो इसलिए इस सिचुएशन में अगर हम लोग एक ब्रोकन विंग का भी ध्यान रखेंगे तो वो भी हमारे बहुत ज्यादा काम आ सकता है। तो चलो फिर अब सबको तैयार होने के लिए कह दो क्योंकि अब सीरियस होने का वक्त आ चुका है। तो यहाँ वे को जो पता होता है उसने उसके बारे में हॉबिन को बता दिया होता है और वो कहने लगता है कि अगर हॉबिन को और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसे और ज्यादा इंटेल को इकट्ठा करना होगा। तो हॉबिन इस बात को मान जाता है और वे की बातों से उसे समझ में आ जाता है कि जिन्हो बहुत जल्दी कुछ बड़ा करने वाला है, जिस वजह से उन्हें उसे रोकना ही पड़ेगा। तो हॉबिन वे को बताता है कि उसने वे के फ्रेंड के फोन में अपना नंबर सेव कर दिया है जहाँ से वे उसे कांटेक्ट कर सकता है। और वे हॉबिन से पूछने लगता है कि क्या वो सच में जिन्हो के साथ पंगा लेने के लिए तैयार है, क्योंकि वो कोई मामूली ओपोनेंट नहीं है। तो हॉबिन वे को समझाता है कि शायद उनके साथ लड़के उसे समझ में आ गया है कि उसकी टीम कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से वो लोग आराम से जिन्हो को संभाल सकते हैं। और इस टाइम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल वे का ही है क्योंकि उसी की इंफॉर्मेशन की मदद से वो लोग आगे जिन्हो के प्लान को रोक सकते हैं। तो यहाँ सियोल की रनिंग टीम एक जगह पर रनिंग कर रही होती है और उनका ये फाइनल लैप होता है, पर तभी एक बंदा उन्हें क्रॉस करता है और उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता कि आखिरकार उस बंदे ने कैसे इतनी बार उन्हें ओवरटेक किया है। और हम देखते हैं उस बंदे ने 9.5 किलोमीटर तक रनिंग की होती है जिसमें उसे बहुत सारा मजा आया होता है। तब यहाँ पुराने मार्क रूक के कुछ मेंबर्स आपस में लड़ रहे होते हैं ताकि वो लोग लड़ाई की प्रैक्टिस कर सकें, पर जोशुआ को ये देखकर बिल्कुल मजा नहीं आ रहा होता और वो कहने लगता है कि उन्हें जल्द से जल्द वेपन्स लेके इन सभी चीजों को खत्म करना चाहिए। तो जोशुआ से मिलने वे आ जाता है और जोशुआ को ताने दे रहा होता है, जिस वजह से जोशुआ भी कहने लगता है कि अब तो वो अनएम्प्लॉयड हो गया है, तो इसलिए वो ताने देने
देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। तब ये पूछने लगता है कि आखिरकार वो गैंग वाले आपस में क्यों लड़ रहे हैं और जोशुआ ने उन्हें वेपन यूज करने के लिए क्यों कहा है। तब बाप गाय उस लड़ाई के बीच में आ जाता है और उन दोनों बंदों को पकड़ के उन्हें बेहोश कर देता है और कहने लगता है कि वो लोग सच में बहुत ज्यादा कमजोर हैं। इस मीट हेड ने तो सारा फन स्पॉइल कर दिया है। मैंने ये फाइट इसलिए सेटअप की थी ताकि विनर बहुत सारी कैश को घर लेकर जा सके और ये लोग पैसों के खातिर एक दूसरे को चाकू मारने के लिए भी तैयार थे, क्योंकि इनके लिए पैसा ही सब कुछ है। तब वे कहता है, पर आखिरकार तुम ये कर क्यों रहे हो? तब जोशुआ कहता है, मैंने सुना है कि बॉस बहुत जल्द इनसे काम करवाने वाले हैं, तो इसलिए मुझे कहा गया है कि मुझे अच्छे अच्छे लोगों को पिक कर लेना चाहिए। तब वे कहता है, पर आखिरकार बॉस को इन लोगों से क्या लेना देना है? तब जोशुआ कहता है, वो पक्का इनसे कुछ ऐसा काम करवाना चाहते हैं जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क हो। तब वे सोचता है, तो क्या इसका मतलब जिन्हो हिटमैन बिजनेस स्टार्ट करने वाला है? लगता है मुझे और भी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना होगा। तब वे जोशुआ से किम और सीओ के बारे में पूछने लगता है, पर जोशुआ को इस बारे में कुछ पता नहीं होता, क्योंकि वो लोग अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीक्रेटिव होते हैं और उसे बस इतना ही पता होता है कि किम इस टाइम एक रिजर्वायर को मैनेज कर रहा है और उसे पूरा यकीन है कि ये एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो यहाँ वे इन सभी इंफॉर्मेशन को हॉबिन तक पहुँचा देता है। मुझे अभी बस इसी इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगा है और बाकी इंफॉर्मेशन निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर मुझे पूरा यकीन है कि किम को पक्का किसी इंपॉर्टेंट चीज का इंचार्ज बनाया गया है, क्योंकि सीओ भी उसी के साथ है और सीओ ही इकलौता ऐसा पर्सन है जिससे मुझे किसी वजह से डर लगता है। चिंता मत करो, हम सब कुछ संभाल लेंगे। वो सब कुछ तो ठीक है, पर आखिरकार तुम इतना धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो? आखिरकार तुम हो कहाँ? मैं इस टाइम हॉस्पिटल में हूँ और हाँ, तुम इस बात का ध्यान रखना कि कहीं तुम पकड़े ना जाओ, तो इसलिए अब मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। तब हम देखते हैं हॉबिन भेस बदल के हॉस्पिटल में आया होता है, पर एक नर्स उसे पहचान लेती है, क्योंकि वो वही नर्स होती है जिसने हॉबिन की माँ का ध्यान रखा होता है। तो हॉबिन इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है कि उस नर्स ने उसे पहचान लिया है और वो नर्स उसे बताती है कि जब वो पहली बार अजीब कपड़े पहनकर हॉस्पिटल आया था, उसने तो तभी उसे पहचान लिया था और उसने इस बारे में किसी को इस वजह से नहीं बताया क्योंकि हॉबिन छुप छुप के बॉमी को देख रहा था। तब नर्स हॉबिन को बताती है कि आज के बाद उसे छुपने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉमी को डिस्चार्ज मिल चुका है, जिस वजह से हॉबिन उदास हो जाता है क्योंकि अब तो वो दूर से भी बॉमी को नहीं देख पाएगा। पर तभी नर्स उसे बताती है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉमी बिल्कुल उसके पीछे ही खड़ी है। तो बॉमी हॉबिन को बुलाने लगती है। रुको जरा, यहाँ पर बॉमी और उसके फादर दोनों हैं और इस टाइम मैं इससे नहीं मिल सकता हूँ, जिस वजह से यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा, तो इसलिए मैं 3 गिनते ही यहाँ से भाग जाऊंगा। हॉबिन, आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो? और वैसे भी मैं तुम्हें इस तरह जाते हुए देखकर थक गई हूँ। हॉबिन, तुम्हें पता भी है कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया है, और डैड, आप जानते हैं ना कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। तो मैं हॉबिन के साथ वहाँ जा रही हूँ, जिस वजह से आपको इस चीज को मॉम से सीक्रेट रखना होगा। तब हॉबिन और बॉमी बाहर चले जाते हैं, जहाँ बॉमी हॉबिन का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, पर हॉबिन अपने हाथ को दूर कर लेता है, जिस वजह से बॉमी को बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा होता है। और हॉबिन ये इस वजह से कर रहा होता है क्योंकि वो नहीं चाह रहा होता कि बॉमी के ऊपर दोबारा से उसकी वजह से खतरा आए। पर तभी बॉमी हॉबिन को आराम से बैठने के लिए कहती है और उसे अपने बैग में से अलग अलग हथियारों को निकाल कर दिखाती है, जिस वजह से हॉबिन पूछने लगता है कि आखिरकार उसके पास वो सारी चीजें क्या कर रही हैं। मैं इन सभी चीजों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ और मैंने हॉस्पिटल में यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स देखते हुए इन सभी चीजों को मास्टर भी कर लिया है, तो इसलिए अब तुम्हें मुझे अवॉइड करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही पिछले इंसिडेंट की वजह से गिल्टी महसूस करने की जरूरत है। बॉमी, तुम तभी सेफ रहोगी जब तुम मुझसे दूर रहोगी, तो इसलिए मेरा ये डिसीजन बिल्कुल सही है। पर हमारे पास सिर्फ यही चॉइस तो नहीं है ना, और वैसे भी मैं ये नहीं करना चाहती, तो इसलिए तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा और वही सबसे सही चीज है। मुझे पता है कि मेरे अंदर मेन कैरेक्टर एनर्जी है, जिस वजह से लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पर तुम उन्हें संभाल सकते हो, जिस वजह से मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, जिस वजह से हम बेखौफ होके मिल सकते हैं। तो हॉबिन ये सुन के शर्माने लगता है और बॉमी को गले लगाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, और तभी उसका एक शू लेस उसी के पैर में फंस जाता है, जिस वजह से वो बॉमी के ऊपर गिरने लगता है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उसका सपना पूरा होने वाला है। पर तभी अचानक से उसकी बॉडी रुक जाती है, जिस वजह से उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार हो क्या रहा है, और उसे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई होती। पर उसके पास उस बंदे को थैंक यू कहने के अलावा कोई चारा नहीं होता जिसने उसे गिरने से बचाया होता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी चाहे मैं कोरिया बहुत टाइम के बाद आया हूँ, पर लगता है अब मैंने बहुत कुछ देख लिया है। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।